फ्रेंड कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग तैयारियों में लगे होंगे और आपकी तैयारियां बिल्कुल बेहद अच्छे तरीके से हो रही होंगी। ऐसे में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन प्रिय बंधुओं का जो है एक रिक्वेस्ट था कि सर हिंदी अंग्रेजी जो है उसका अपने क्लास बंद कर दिया है क्या। दोस्त ऐसा नहीं है, इसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं और एग्जामिनेशन से पहले 7 से 8 जो है सेट्स है वो ज़रूर करा देंगे। अभी फिलहाल हम जीके और जीएस का जो ये है प्रैक्टिस सेट है उसको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आज ये हिंदी और इंग्लिश के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। याद रखेंगे 1 से लेकर के 8 तक अंग्रेजी के क्वेश्चन होते हैं और 9 से लेकर के जो 30 होता है वहाँ तक हिंदी क्वेश्चन होते हैं। इन टोटल्स में जो है आपको हर हाल में जो है आपको पास मार्किंग 30% अर्थात 9 नंबर्स मंगाने होते हैं। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप हिंदी से मंगा रहे हैं कि इंग्लिश से मंगा रहे हैं या सबको मिला करके मंगा रहे हैं, आप जैसे भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे। पहले प्रश्न का है कि चूज द साइनोनिम ऑफ जो ये वर्ड दिया गया है साइनोनिम्स, जिसको लॉन्च लिखा गया है। ये लॉन्च जो है, इस लॉन्च को हम लोग रियल में साइनोनिम्स के रूप से में किसको जानेंगे? तो पुश कहेंगे, धकेलना, प्रोपल कहेंगे या बिगिन करना होता है। याद रखेंगे चूज द साइनोनिम ऑफ द लॉन्च, तो लॉन्च जो होती है उसको बिगिन करना कहते हैं, अर्थात शुरुआत करना। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप हमसे पहले आंसर कमेंट करते चलिए और अंत में अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आप कुल कितने नंबर्स हासिल कर रहे हैं। कम से कम 20 प्लस लाने की कोशिश आज के इस सेट में हिंदी इंग्लिश में जरूर प्रयास करिएगा। चूज द एंटोनिम ऑफ अवेयर। याद रखेंगे अवेयर का जो है आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि इसका विपरीतार्थक शब्द बताने हैं। तो अवेयर का जो होता है ना, अवेयर माने होता है अस्वस्थ कर देना, ठीक है, जागरूक होना। इसको हम लोग एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द जो होगा इसको हम लोग इग्नोरेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इग्नोरेंट कहीं रखा गया नहीं, इरेगुलर रखा गया है, इग्नोरेंट कहीं नहीं लिखा गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि चूज द एंटोनिम ऑफ द अवेयर। अवेयर का जो एंटोनिम है वो हमको नॉन ऑफ द एबव यहाँ से मिलेगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये उपस्थित रहेगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आज के सेशन में हमने संयोजित किया है। द डॉक्टर देखेंगे, द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट इन अ मेंटल डिजीज। याद रखेंगे वह डॉक्टर जो मेंटल डिजीज मानसिक स्थितियों से समस्याओं का जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको मैड कहेंगे, उसको फिजिशियन कहेंगे या उसको सर्जन कहेंगे? दोस्तों याद रखेंगे इसमें तीनों में से कोई नहीं होगा, उसको इस नाम से नहीं जानते हैं। जो मेंटलिटी का ट्रीटमेंट करता है उसको न तो मैड बोलते हैं, न फिजिशियन बोलते हैं, न सर्जन कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से आंसर बन चुका है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा, लेकिन जरूर आप हमको अंत में पूरे टोटल जो आपका मार्क्स है उसको आप जरूर हमें कमेंट करके बता करके जाइएगा। आइए देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है द बस स्टार्ट्स डैश डैश टू द एंड डैश द बस स्टैंड। द बस स्टार्ट्स यानी कि बस से खुलती है, डैश द बस स्टैंड। यहाँ पर कहाँ से? ऑन, फ्रॉम या एट, इसमें से प्रीपोजिशन आपको चुनना है। तो बस जो है अपने बस स्टैंड से जो है खुलती है। द बस स्टार्ट्स फ्रॉम द बस स्टैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मिस्टर आकाश इज डैश एसडीओ, चूज द करेक्ट आर्टिकल। याद रखेंगे मिस्टर आकाश जो है इज डैश एसडीओ, ये निम्नलिखित में से एक एसडीओ है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। निम्नलिखित में से आर्टिकल इसमें भरने हैं। तो याद रखिए दोस्तों एसडीओ को जब लिखेंगे तो एस से लिखना होगा, एस डी और ओ। याद रखिए हिंदी का ये वर्णमाला का स्वर है, यही कारण है कि ये अंग्रेजी में भले ही ये आपका कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकर हिंदी में लिखते हैं तो अगर ये हिंदी के वर्णमाला को फॉलो करता है तो लिखा इंग्लिश में गया है लेकिन हिंदी के वर्णमाला के अनुसार इसको फॉलो कराया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। पांचवे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि आइदर द टीचर और दिस और हिज स्टूडेंट डैश रॉन्ग। याद रखें चूज द अप्रोप्रिएटेड वर्ड। याद रखेंगे इसमें एकदम अप्रोप्रिएटिव वर्ड चुनना है, इसमें सटीक इसमें क्या भरी जा सकती है इसको चुनने की आवश्यकता है। तो अगले नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग भागने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप एक एक प्रश्न का जवाब अवश्य दे दीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स डैश 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 जो रॉन्ग, चूज द अप्रोप्रिएटेड वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि यहां से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। और अगले प्रश्न तो आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट डैश डैश रॉन्ग, चूज द अप्रोप्रिएटेड वर्ड, इसमें से कौन सा वर्ड भरा जाएगा? तो याद रखेंगे छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी, इसमें आर भरा जाएगा क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स लिखा गया है। बढ़ते चलेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मदर्स फादर इज कॉल्ड, यानी कि मदर्स फादर यानी कि मम्मी के जो पापा हैं उनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? ठीक है,
है, ऑप्शन आपके सामने है ग्रैंडफादर या मैटरनल फादर या मैटरनल ग्रैंडफादर। तो याद रखेंगे मदर्स फादर का मतलब हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि ये 7 प्रश्न आपके हो चुके हैं। 8वें नंबर प्रश्न की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर उपस्थित हो चुका है, देखते चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने, विच इज ए पार्ट ऑफ लिविंग रूम, निम्नलिखित में से कौन सा वो पार्ट है जिसको हम लोग लिविंग रूम में रखते हैं। याद रखेंगे विच इज द पार्ट ऑफ अ लिविंग रूम, जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में निम्नलिखित में से क्या क्या रखा गया है, उस रूम में आखिर होता क्या क्या है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो उस रूम में होता है बेड भी सही है, उसके बाद बेडशीट भी सही है, उसके बाद ब्लैंकेट भी सही है, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 8वां का डी आंसर आपने भी चुनने की कोशिश किया होगा और आप चुने भी होंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल साधारण एक प्रश्न था। यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं अंग्रेजी के प्रश्न और उम्मीद करते हैं कि अंग्रेजी में आपने कितना सही किया उसको जरा एक बार कमेंट जरूर करके देखिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल ने बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस में भारी संख्या में क्वेश्चनों को यहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में उतार कर रखा और आपको सफलताएं भी मिली, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ से सफल भी हुए और भारी मात्रा में आप लोगों ने PDF भी परचेज किया है। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से PDF जो है आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी निम्नलिखित में से कौन सी है। 90 का सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत को मानी जाती है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, नहीं दिया गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रश्न का आंसर भी चुन लिया होगा। यह जो है एक प्रश्न जो है आधा ब्लैक और आधा जो है रेड हो चुका है, इसके लिए सॉरी हम इसके लिए मांगना चाहेंगे, आपसे माफी चाहेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट जो बोली है जिसको हम और आप ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं वह किस रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास सी, काव्य भाषा के रूप में। हिंदी की विशिष्ट बोली जिसको ब्रज भाषा हम कहते हैं वह किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य भाषा के रूप में यह जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। हिंदी भाषा का जो सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है, तो सबसे पहले पाली होना चाहिए, देख लीजिए। उसके बाद पाली के बाद प्राकृत आता है। सबसे पहली जो हिंदी की विकास की सबसे पहली जो बुनियादी भाषा है, बुनियादी रूप है, उसमें सबसे पहले पाली आना चाहिए। हम इसको अंग्रेजी में पी इत्यादि से सूचित कर देते हैं ताकि हम स्क्रीन पर ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। सबसे पहले पाली आ जाता है, उसके बाद आपके पास प्राकृत आ जाता है, ठीक है। प्राकृत के बाद उसके बाद अपभ्रंश आता है। तो देखिए कहीं लिखा गया है पाली और उसके बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 11 का ऑप्शन नंबर ई इस बार फिर से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरा हिट कर दीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन मिल पाए और इससे फायदे आपको ही होने वाले हैं और भारी संख्या में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन है। प्रश्न है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। 12वें का सही आंसर हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन जो है ड और ढ, क्योंकि ट ठ ड जो होते हैं ना वो मूर्धा से बोली जाती है। मूर्धा वो स्थान है जो दांत के ठीक बगल में आप जीभ को अपने टच कराएंगे तो वहां पर रुखड़ा भाग आपको नजर आएगा, उसी को मूर्धा कहते हैं। वहीं से ड और ढ और ट इत्यादि का उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका भी आंसर सही है। आगे क्वेश्चन बढ़ते चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो शुद्ध वर्तनी है वो निम्नलिखित में से कौन सी लिखी गई है। उन्नति, उन्नति, उन्नति लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपने भी चुन लिया होगा, क्योंकि उन्नति जो है दोस्त वह क्या है, वह शुद्ध वर्तनी के रूप में यहां पर लिखा गया है। आगे बढ़ते चलते 14वें नंबर पर प्रश्न की तरफ और प्रश्न कहता है विक्रमी संवत ईस्वी संख्या से 75 वर्ष आगे रहता है, उसको निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। विक्रमी संवत ईस्वी सन से जो है 75 वर्ष आगे है, उसको निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। दोस्तों उसको संवत के नाम से जानते हैं। संवत लेकिन त में हलंत होगा, जो कि ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया गया है। देख लेंगे त दिया गया है लेकिन संवत में त में हलंत छोड़ा गया है। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो व्यक्ति ई और डी को पकड़ना शुरू कर दिए या इसमें सफलता जिनको मिलने लगी वो बीपीएससी एग्जामिनेशन टीआरई का आसानी पूर्वक निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। देख लेंगे दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग संधि के नाम से जानेंगे, जो कि इसमें ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद, दया प्लस नंद, याद रखेंगे दया प्लस आनंद, तो दयानंद में दया प्लस आनंद मिलाकर के बनेगा, इसलिए यहां पर उम्मीद करते हैं कि 16वें का ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि का निर्माण हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विसर्ग का जो उसके बाद आने वाले स्वर विसर्ग मिलकर के उसका क्या हो जाते हैं? र हो जाते हैं, यानी कि नी प्लस अर्थक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नी प्लस अर्थक निरर्थक संधि का सही संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? निम्नलिखित में से आपको बता देना है कि अभ्युदय में कौन सी संधि है। सही आंसर है कि अभ्युदय में दोस्तों वह 18 का ऑप्शन नंबर बी, आपने भी यण संधि चुना होगा। याद रखेंगे अभ्युदय में यण संधि है। आगे बढ़ते चलते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय जुड़ा गया है? आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय वह शब्द होता है जो शब्दों के अंत में आकर के जुड़ा होता है, तो निर्वासित में निर्वास प्लस इत आप लोग जोड़ेंगे तब जाकर के ये निर्वासित हो जाएगा। उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वासित में इत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। आप लगातार कमेंट करते रहिए और चिंता न करें, आप जरूर जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना स्कोर करिए, 20 प्लस स्कोर अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में प्रयोग पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग जो है आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो अति प्लस आचार बराबर अत्याचार होता है और अत्याचार को ही हम लोग जुर्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी चुना है तो आपका भी एक आंसर और सही हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा, जरूर वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न कहता है समास का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होती है? सही आंसर आप लोग को चुनने की कोशिश करने हैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर चुनने की कोशिश कीजिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। उम्मीद करेंगे ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आप लोग भागने की कोशिश करेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन, अभी और 8 क्वेश्चन बाकी है और 8 क्वेश्चन के बाद हम आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम? तत्सम वह शब्द है जो कि जैसे आपका होता है कि तत्सम होता है एक तद्भव होता है, हिंदी के संस्कृत के मूल शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी में प्रयोग होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोधूम जो है वह एक प्रकार का तत्सम शब्द है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न है आपके सामने कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे हम निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको हम लोग तत्सम के नाम से जानते हैं। अभी तुरंत इसके बारे में हमने बताया हुआ है। और संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं, और जो देसी रूप में बोली जाती है उसको देश शब्द कहते हैं, और जो विदेशों से आए हुए हमारे शब्द होते हैं उसको विदेश शब्द कहते हैं। चारपाई पर भाई साहब हैं, भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में प्रयोग किया गया है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में प्रयोग किया गया है? 24वें का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है, अधिकरण कारक में पै पर उसमें जुड़ा रहता है, तो चारपाई पर है, इसलिए अधिकरण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और प्रश्न है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो अच्छा है वह अभी आ जाए, वह यह स्थान बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा किया जो आ गए। याद रखेंगे विशेषण के रूप में मूल रूप से यह प्रयोग जो किया गया है वह इस सेंटेंस में यह स्थान बहुत अच्छा है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है? सही आंसर है यह स्थान बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो 26 से लेकर के 30 नंबर होगा, जिसको हम लोग गद्यांश को पढ़ना होगा और गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का जवाब देने होंगे। तो सबसे पहले गद्यांश को बढ़िया से पढ़ लीजिए। प्रश्न कहता है गद्यांश को पढ़कर ऊपर उस पर आधारित प्रश्न संख्या 26 से 30 का उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है यानी कि गद्यांश है, एक बंदर जंगल में खेल रहा था, याद रखेंगे जंगल में खेल रहा था, वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। दूसरे पेड़ पर पहुंचते ही उसने वहां बहुत सारे फल दिखे। उसने एक बड़े से अमरूद को छोड़कर एक छोटे से पेड़ को पकड़ा। अब वह खुशी से नाच रहा था। याद रखेंगे
तब इसी पर आधारित आपके पास प्रश्न है, गद्यांश में आए हुए वाक्य अब वह खुशी से नाच रहा था में अब है, अब निम्नलिखित में से क्या है? गद्यांश में आए हुए वाक्य जो है अब वह खुशी से नाच रहा था में अब क्या प्रयोग करता है? तो अब जो है एक अव्यय के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अमरूद को छोड़कर में डैश को में कौन सा कारक है? अमरूद को छोड़कर में को जो दिया गया है वो में कौन सा कारक है? तो अमरूद को छोड़कर में को में कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म को यहां पर बात होती है। बंदर कहां था? याद रखेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि बंदर कहां था? तो बंदर जंगल में था, पेड़ पर था, वन में था। तो बंदर जो था वह जंगल में था। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो इसका आंसर सही है। बंदर कहां खेल रहा था? याद रखेंगे बंदर कहां खेल रहा था? पेड़ पर, जंगल में, डाली पर। 29 का सही आंसर हो जाएगा कि बंदर जो है वह जंगल में खेल रहा था। आगे बढ़ते चलते 30वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि बंदर बहुत सारा क्या तोड़ा? फल, बेर, नींबू। याद रखेंगे उसने तोड़ा कुछ नहीं, बल्कि इसमें इस जो गद्यांश जो दिया गया है उसमें तोड़ने शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। बंदर बहुत सारा क्या तोड़ा? तो कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आप लोग को बहुत अच्छे और बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और आप इसको स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। जय हिंद।